और हम लेके आते हैं हमारे पवन पारिक साहब को, जो हमारे गेस्ट हैं आज शो के, फंडामेंटल नज़रिए पे रेनेसां इन्वेस्टमेंट के साथ काम करते हैं। और पवन जी मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स पे बहुत क्लोज नज़र रखते हैं। हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट बैंक्स पे एक पर्टिकुलर बातचीत करना बनता है। पवन जी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। देखिए, एक तो बात यह है कि हमने देखा रिटेल लेड डिमांड बहुत ही ज़बरदस्त है इकोनॉमी में। अब वर्किंग कैपिटल और कॉर्पोरेट डिमांड भी धीरे धीरे आती जा रही है, क्योंकि ये नतीजों में दिख रहा था। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, वन साइडेड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री और अच्छे नतीजे। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पे बेटर लग रहा है आपको फाइनेंशियल्स में अभी भी? नमस्ते अजय। देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जहाँ तक बैंकिंग सेक्टर कंसर्न्ड है, जो लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ना, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा फेवरेबल है। बिकॉज जहाँ पर पूरे बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ तो आ रही है, पर बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे दो तीन बहुत बड़े ट्रेंड्स हैं। एक सबसे बड़ा ट्रेंड ये है कि एसेट साइड पे ग्रोथ तो आ रही है, बट लाइबिलिटी साइड पे डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो थोड़ी ठंडी पड़ गई है। इसका मतलब ये होता है कि जिन कंपनीज की डिपॉजिट फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, जिनकी डिपॉजिट फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रांग है, सिर्फ वही बैंक है वो अपना कॉस्ट ऑफ फंड मेंटेन कर पा रही है। बाकी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का कॉस्ट ऑफ फंड डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है। सेकेंडली, अगर आप देखें एसेट साइड पे भी आप देखें तो कॉर्पोरेट लोन्स जो है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा तेज है। तो जैसे मान लीजिए आपके कस्टमर रिलायंस जैसे, एनटीपीसी जैसे कस्टमर्स होंगे, वहां पर भले ही आपका कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गया, पर वहां पर आपको प्राइसिंग पावर नहीं है। तो ऐसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका रिटेल लेंडिंग बहुत बड़ी हो और उनका कॉस्ट ऑफ फंड भी उनका मैनेज करने के लिए इजी हो, ये कॉम्पिटिशन जहां पर हो, आई थिंक दैट इज वेयर हमको हमारे बैंकिंग सेक्टर में बेट्स प्ले करना चाहिए। और इस फ्रेमवर्क में मुझे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है ये सबसे ज्यादा फेवरेबल लग रही है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपका क्या व्यू है? ये क्योंकि अब ये स्टॉक पे मतलब बिजनेस मॉडल जो बनता चला जा रहा है, एक तरफ तो न्यू एनर्जी है, ये आपको मिल जाएंगे अदानी के कुछ ग्रुप स्टॉक से भी न्यू एनर्जी प्ले, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी है। दूसरा आपका टेलीकॉम है, जो कि 5G के चलते काफ़ी अच्छा चल रहा है और जनरली कैश फ्लोज धंधे के बड़े अच्छे हैं। और रिटेल, ये आपने एनालाइज किया इसका बिजनेस मॉडल? हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज अगर आप देखें कंपनी पूरी की पूरी एक न्यू जनरेशन बिजनेसेस की तरफ पिवट कर रही है। अगर आप देखें तो अभी भी आज के डेट में टेलीकॉम बिजनेस जो है वहां पर आरपू जो है वो 180-90 रुपए के आसपास ही है। ठीक है, हाँ, हम भली भांति जानते हैं कि साल भर पहले सुनील भारती जी ने कहा था कि आरपू 300 रुपए होना चाहिए। और जैसे जैसे हम 5G के नजदीक जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम केपेक्स 5G का बढ़ने लगेगा, ये आरपू को 250-300 की तरफ जाना। तो टेलीकॉम बिजनेस में बहुत बड़ा टेलविंड है। और ये तो सिर्फ इंडिया मोबाइल वायरलेस बिजनेस की बात है, उसके अलावा जो होम ब्रॉडबैंड है, एंटरप्राइज बिजनेस है, इन सब में भी बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रिलायंस रिटेल के भी अगर आप नंबर देखें तो कंपनी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रही है। और रिटेल में तो हमको पता ही है कि ऑर्गेनाइज रिटेल में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल इज वेरी 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 हाई, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है तीनों बिजनेसेस जो मेन इसके हैं, एनर्जी बिजनेस जहां पर ये न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल बिजनेस, इन तीनों में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। इन द शॉर्ट टर्म कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसकी वजह से स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म अंडरफॉर्म करे या वहीं पर ही पड़ा रहे। पर अगर आप 3-4 साल का व्यू ले, तो मेरा व्यू रिलायंस इंडस्ट्री पे बहुत पॉजिटिव है। पवन, गुड आफ्टरनून। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन थीम को प्ले आउट करने के लिए क्या आपको लगता है कैपिटल गुड्स स्पेस सबसे ज़्यादा पसंदीदा सेक्टर के तौर पर चुना जाना चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक केपेक्स थीम रिक्वायरमेंट्स या कह सकते हैं कि एफिशिएंसीज जो है इन कंपनियों की बढ़ती हुई नज़र भी आएगी। कैपिटल गुड्स स्पेस जो है इन दिनों काफ़ी हद तक एक्शन में भी नजर आ रहे हैं। आपकी राय इन सेक्टर्स पर क्या होगी? कैपिटल गुड पे हमारा व्यू वंस अगेन बहुत पॉजिटिव है। आई कैन टेल यू, केपेक्स साइकिल जो है इंडिया में लास्ट 10-12 साल से ठंडा बस्ते में पड़ा हुआ है। अब जो है ये पीएलआई इंसेंटिव, पीएलआई स्कीम बोल लीजिए, गवर्नमेंट केपेक्स बोल लीजिए, केपेक्स इन मेटल्स इंडस्ट्री बोल लीजिए, एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट ऐसा बड़ा है कि जहां पर आई कैन सी कंपनीज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स आर डूइंग केपेक्स। तो जहां 5 साल पहले सब लोग डीलेवरेजिंग की बातें कर रहे थे, आज की डेट में सब लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन की बातें कर रहे हैं। और उसके अलावा चाइना प्लस वन एक बहुत बड़ी थीम उभर के आया है। धीरे धीरे जैसे जैसे केपेक्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली कंपनीज को भी समझ है कि ज्यादा लेबर इंटेंसिव केपेक्स नहीं कर सकते, हमको ऑटोमेशन की तरफ जाना होगा, राइट। तो इसके वजह से क्या है, जितनी भी कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है, खासकर वो वाली कंपनीज जहां पर टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टेलविंड है।
इन कंपनीज ने जो ये कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज है, इनकी क्या टेक्नोलॉजी बिजनेसेस आज के में बहुत ज्यादा बड़े नहीं है। जैसे जैसे इनकी रेवेन्यूज बढ़ेगी, इनकी प्राइसिंग पावर आएगा, तो प्रॉफिट ग्रोथ जो होगी वो रेवेन्यू ग्रोथ से बहुत ज्यादा होगी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टॉक्स कैपिटल गुड्स में ऐसे हैं जो आज के डेट में हमको महंगे लगते हैं, बट जैसे जैसे इनकी अर्निंग्स की डिलीवरी आएगी, मुझे हम इन दी हाइंडसाइट अगर हम देखें तो हमको लगेगा कि बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी था। तो ऐसे में हमको लगता है कि कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस इन्वेस्टर्स को मिस नहीं करना चाहिए। राइट पवन, कुछ और सेक्टर्स की भी बात करते हैं। ऑटो स्पेस के सेक्टर की बात करते हैं। जिस तरह की पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स आ रहे हैं, आपको लगता है कि जो बड़े चैलेंजेस थे, फर्स्ट रीजन ऑफ कोर्स कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वापस लौटना, और साथ ही जो यहाँ पर कमेंट्री भी आप इन कंपनीज के मैनेजमेंट से सुने, तो चिप, सेमीकंडक्टर, चिप रिलेटेड जितनी भी सप्लाई साइड कंसर्न्स है वो अब क्लियर उनसे बाहर आ रहे हैं सेक्टर। तो आपको लगता है कि जो जितनी भी ये कंसर्न्स थे अब ये ओवर हो चुके हैं, सेमीकंडक्टर इश्यूज हो, सप्लाई चेन इश्यूज हो? हाँ, एक्चुअली में ऑटो सेक्टर के लार्जली सारे कंसर्न ओवर हो चुके हैं। सिर्फ ऑटो सेक्टर में एक ही कंसर्न रह गया है कि लास्ट 2 साल में जो है एंट्री लेवल गाड़ियां जो है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो या टू व्हीलर्स हो, जो एंट्री लेवल व्हीकल्स है उनमें कॉस्ट इन्फ्लेशन बहुत जोरदार हुआ है। मुझे याद है बजाज ऑटो ने अपने कॉल पे कहा था एक बार कि जो एंट्री लेवल बाइक्स है जो 40,000 की थी, वो आज 2 साल बाद में 60,000 की होगी। ऑब्वियसली जिस परसेंटेज से कॉस्ट इंक्रीज हुई है, रूरल इनकम उस तरह से ग्रो नहीं हुई है। इसके लिए आप देखेंगे तो एंट्री लेवल जो कार्स है, एंट्री लेवल बाइक्स है, वहां पर अभी भी ग्रोथ इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। पर हमको मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे रूरल में अभी जैसे खरीफ सीजन डिसेंट था, रबी सीजन और भी अच्छा होगा। जैसे जैसे रूरल इनकम्स और इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे जो एंट्री लेवल कार्स और एंट्री लेवल बाइक्स है वहां पर भी हमें ग्रोथ दिखने लगेगी। ओवरऑल लास्ट 4-5 साल से ये सेक्टर्स बहुत कॉस्ट इन्फ्लेशन की मार झेल रहा था। पहले गवर्नमेंट के सेफ्टी नॉर्म्स चेंज हो गए, फिर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए, फिर सेमीकंडक्टर इश्यूज आ गए, मल्टीपल इश्यूज थे। अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेक्टर है आउट ऑफ डार्कनेस अब ये काफी अच्छी तेज ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेसेस व टेक्नोलॉजी बैक्ड की बात करूं, तो अगर मैं नायका की बात करूं, डिलीवरी, जोमेटो, पीबी, इन्फोटेक, इन सब में काफ़ी अच्छा एक करेक्शन आया। डिलीवरी काफ़ी एक अच्छा करेक्शन आ गया, टेक्निकल रीजंस हो, एंकर सेलिंग, वो सब जो भी हो। लेकिन क्या इनमें से कुछ स्टॉक्स अब अपने बिजनेस मॉडल वर्सेस अब जो वैल्यूएशन आ गए हैं उनके बल पे एक बार देखने लायक बन गए, या अभी भी आप स्टे अवे करेंगे इनसे? हम अभी भी स्टे अवे करेंगे बिकॉज आज के में आप देखें तो ये सारी कंपनीज हजारों करोड़ों के वैल्यूएशन पे चल रही है, राइट। डिस्पाइट डायरेक्शन सब कंपनीज ऊपर से ऑन एन एवरेज 50%, तो ऑन एन एवरेज सारी कंपनीज अपने टॉप से गिर चुकी है। डिस्पाइट दैट इन सबकी कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत हाई है। पीएनएल में उतना दम नहीं है कि ये वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज जो है उनके लाइक टू लाइक प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड स्पेस में अवेलेबल है, राइट। वहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, कैश फ्लो भी है। तो रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू लॉस मेकिंग कंपनीज, यू शुड रादर इन्वेस्ट इनटू प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। सो हमारा अभी भी जो टेक सेक्टर है जहां पर ऊपर से करेक्शन आ चुका है, हमारा अभी भी थोड़ा रुझान, हमें हमारा अभी भी इंटरेस्ट कम ही है हमारे से। एक और क्विक फॉलोअप, ये कैपिटल गुड्स की आप बात बता रहे थे प्रियंका के सवाल पे, आप शेयर कर सकते हैं कुछ नाम जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो? उसके बाद हम समझ लेंगे कि किसमें किस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में कंपनीज है एबीबी, कमेंस करके कंपनीज है। ये सारी कंपनीज जो है अपने सेक्टर में अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर्स हैं। जब भी इन कंपनीज में टेक्नोलॉजी चेंज आता है, ये कंपनी और मार्केट शेयर गेन करती है। तो आप लास्ट 10-12 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो एबीबी कमेंस ने कंसिस्टेंटली मार्केट शेयर गेन किया है। इन कंपनीज की खूबी यह है कि जब इनमें रेवेन्यू ग्रोथ आता है तो प्रॉफिट ग्रोथ इज इवन मोर स्ट्रॉन्गर, एंड बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दे ऑलवेज हैव प्राइसिंग पावर। इनके पास प्राइसिंग पावर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट 2-3 साल में हम सबको पता है कमोडिटी इन्फ्लेशन बहुत बुरी तरह से इन कंपनीज के ऊपर भारी पड़ा है, बट डिस्पाइट दैट इन कंपनीज अपने मार्जिन मेंटेन किए हैं, या धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है अगले 2-3 साल में ये अपने मार्जिन सब्सटेंशियली इंप्रूव करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स मुझे ऐसा लगता है लास्ट 1-2 साल में इन स्टॉक्स को अच्छे से मार्केट में रिवॉर्ड भी किया है। बट डिस्पाइट दी परफॉर्मेंस जो इन्होंने देखा है लास्ट 1-2 साल में, मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से अगले 1-2 साल में भी इनमें अच्छा पैसे बनने की गुंजाइश है। बिल्कुल। पवन, क्विकली आपसे आपका आउटलुक फार्मा सेक्टर पर भी हम
जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि थर्ड क्वार्टर से, क्योंकि म्यूटेड एक्शन तो अब से ही शुरू हो चुका, फार्मा के स्टॉक्स अगर देखें सन फार्मा के अच्छे नतीजों के बाद कई सारे दिनों में ऐसा हमने देखा है कि फार्मा सेक्टर ही है जो कि बाजार को सबसे ज़्यादा संभालने का काम कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। क्या Q3 से फार्मा सेक्टर में और ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी? देखिए, फार्मा सेक्टर में अभी भी पेन खत्म हुआ नहीं है, बिकॉज जैसे जैसे जब तक नए मॉलिक्यूल्स का अप्रूवल स्ट्रांग नहीं होता, जब तक नए मॉलिक्यूल्स के अप्रूवल्स इंप्रूव नहीं होते, एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स में कंपटीशन चलता रहेगा। ऐसे में क्या होगा कि प्राइस इरोशन, जो एनीवेज जेनरिक बिजनेस में प्राइस इरोशन तो नॉर्मल ही है, जब कंपटीशन ज्यादा होता है तो प्राइस इरोशन नॉर्मल से और ज्यादा होता है, और जब भी प्राइस इरोशन होता है तो मार्जिन कोलैप्स बहुत ज्यादा जल्दी होते हैं। इसके लिए जितने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा बिजनेसेस है, which is essentially exporting generic products to US and Europe and to other parts of the world, इन कंपनी से भी आपको बहुत सिलेक्टिव रहना है। सन फार्मा का कल नंबर बहुत अच्छा आया था, पर उसमें अगर आप देखें तो उनकी जो स्पेशलिटी जेनरिक बिजनेस है उसमें बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ दिखी थी, बट जो टैरो का बिजनेस है वहां तो मतलब ऑल टाइम लो प्रॉफिटेबिलिटी आ गई है। तो ऐसे में क्या है, फार्मा में वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। आप किसी भी फार्मा स्टॉक में आंख बंद करके पैसा नहीं डाल सकते। यू हैव टू स्टडी द कंपनी बॉटम अप, एक एक कंपनी की स्ट्रेंथ्स को, उसके मॉलिक्यूल्स को, उनके ग्रोथ आउटलुक को आपको स्टडी करके इन्वेस्ट करना होगा। राइट, तो सारे फार्मा स्पेस पे एक यूनानिमस अप्रोच नहीं रख सकते हैं, बहुत ही सिलेक्टिव होकर आपको स्टॉक्स यहाँ चूज करने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आज समय देने के लिए, और ये सारे इनसाइट्स हमारे साथ, अपने व्यूज हमारे साथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।